हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश रूल्स को कंप्लीट कर रहे थे और ये हमारी थर्ड लेक्चर है हमारा वर्ब का। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी हो रखा है विद द ऑल कॉन्सेप्ट रूल्स एंड एग्जाम्पल। इसके साथ ही मैंने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी आपको बताया है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से एरर पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये प्लेलिस्ट कम्प्लीटली आपके लिए मास्टर क्लास होने वाली है और इसी प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है वर्ब, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है। बहुत ज़्यादा समझना होता है वर्ब को। ठीक है, हालांकि वर्ब के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, रूल्स देखेंगे इसके हम। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखेंगे और एट लास्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, चलो भाई पढ़ते हैं अब वर्ब्स। वर्ब यानी क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब मतलब क्या है, वर्ब का मतलब है क्रिया। ये हमें बताता है स्टेट के बारे में और बताता है एक्शन के बारे में, कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये हमें बताता है स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ वर्क, क्या हो चुका है, हो रहा है, वो भी हमें वर्ब ही बताता है। एक स्टेट ऑफ बीइंग अलग होती है, ठीक है, वो भी हमें वर्ब ही बताता है। सारी चीज़ें जो है ना वर्ब ही बताता है। मेन रोल जो किसी भी सेंटेंस में कौन करता है फॉलो, वर्ब करता है, क्योंकि वही है मेन पर्सन जिसके कारण हमें सेंटेंस में अंडरस्टैंड होता है कि वास्तव में क्या कार्य हो रहा है। अगर मैं बोलूँ राम इज प्लेइंग, तो हमें पता चल रहा है कि वास्तव में जो डूअर है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट उसमें मिसिंग होता है। फॉर एग्जांपल गो देयर, कम हेयर, क्लोज द विंडो। ठीक है, मतलब जो आदेश दिए हैं हमने उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कई बार मिसिंग होता है। लेकिन बेसिक अगर हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें हिडन होता है सब्जेक्ट, क्योंकि हम बोल नहीं रहे, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना कि भैया तुम विंडो को क्लोज कर दो, इधर आओ। ठीक है, क्लोज, कम हेयर, गो देयर। ठीक, प्रोनाउन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमारी दो तरह की होती है, एक वर्ब की ऑब्जेक्ट होती है, एक प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। राम एंड श्याम, ठीक है, इधर राम और श्याम, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट दो हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। वर्ब भी सेम हमारी एक से ज़्यादा भी हो सकती है ऑब्वियसली। एक है तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, दो है तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और ऑब्जेक्ट भी हमारा दो हो सकता है। ठीक है, जैसे ही गेव अ बुक टू मी, तो यहाँ पे बुक और मी दोनों जो है ऑब्जेक्ट है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और मी हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के डायरेक्ट बाद में आया हुआ है। ये कहानी आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी, इतना लेंदी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर देखा है जो कि मैंने पढ़ाया हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आएगा। वर्ब को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने हर चैप्टर में इसी को रिपीट किया हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सेंटेंस है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट या ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, ये हर चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये पता ही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि भाई क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, इन दोनों की जो
क्षमता है, मतलब केवल दो ही चीज़ हो सकती पॉसिबिलिटी, या तो ये नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आएगी ना? अब यहाँ पे ही लगा हुआ है, मतलब किसी का नाम है क्या? ये नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्रिकेट किसी का नाम है? हाँ नाम है, खेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे ये नाउन है। आई बात समझ में? ऐसे हम पहचानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो प्लेइंग। प्ले हमारा क्या होता है? एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी हमें बता रहा है एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग दे रहा है, एक्चुअल बातें बता रहा है, एक्चुअल क्या कह सकते हैं उसको, एक्चुअल वर्क बता रहा है, एक्शन बता रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। प्ले कर रहा है वो, क्रिकेट कर रहा है, क्रिकेट प्ले कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो इज है वो हमारा यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब आप कई लोग जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते इसको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? हमें बताता है टेंस का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर टेंस प्रेजेंट में है तो इज लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा एक और चीज़ ये बताता है हेल्पिंग वर्ब हमारा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है, तो ये सारी चीज़ें हमारा हेल्पिंग वर्ब ही बताता है। सपोज मैं यहाँ लिखूँ आई एम प्लेइंग, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है ना, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट हो जाता। लेकिन यहाँ ही लिखा है, प्रेजेंट में है, तो ही इज प्लेइंग आ गया। अगर सपोज मान लो यही पास्ट में होता तो ही वाज आता। ठीक है, ही वाज आता। अगर अब प्लूरल की बात करूँ मैं, अगर प्लूरल जैसे कि दे, वे लोग, है ना, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या हम खेल रहे हैं, तो क्या आता? आर आता साथ में। ठीक है, यही क्या है हमारी? यही तो हेल्पिंग वर्ब है ना? तो बस किसी भी सेंटेंस में हमें ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए हमारा वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया ना? वर्ब मतलब क्या? कोई भी एक्शन जो हमारा हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है, जो कि एक्सप्रेस करता है, यानी बताता है, क्या बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कुछ ऑक्यूरेंस के बारे में बता रहा है, यानी कोई चीज़ होना। ठीक, और स्टेट ऑफ बीइंग, इसको हम आगे देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, बस स्टेट ऑफ बीइंग याद रख लो इतना, या फिर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब मान लो ये देखो, ये बंदा यहाँ पे कुछ खींच रहा है, पुल कर रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है, यहाँ पे चिल्ला रहा है, साउट कर रहा है, यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन है। जंप करना, थिंक करना, पुल करना, साउट करना, क्या है? ये एक्शन है। इसका मतलब ये क्रिया है, एक्टिविटी है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इसमें एक छोटा सा एक अंतर और है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी बस आप ये समझ लो वर्ब मतलब क्या? कोई एक्शन या एक्टिविटी जो कि शो हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, मान लो कोई साउट कर रहा है, जंप कर रहा है, पुल कर रहा है, कोई ड्रॉ कर रहा है और कोई थिंक कर रहा है। अच्छा, कोई सामने आपके बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ी समझ में आ रहा है कि क्या सोच रहा है? नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली। ये सोच भी रहा है या नहीं रहा है ये भी हमें नहीं पता चलेगा। मतलब ये कि जो थिंक है हमारा, वो हमारा एक मेंटल एक्शन है, वो हमें डायरेक्टली शो नहीं होगा, ये इनविजिबल थॉट्स है। ठीक है, जबकि हमारा जो फिजिकल एक्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है वो ड्रॉ है, क्योंकि ये ड्राइंग बना रहा है तो हमें दिख रहा है कि यार ये ड्राइंग कर रहा है। कोई मान लो डांस कर रहा है तो हमें पता चल रहा है ना कि वो डांस कर रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है। कोई सिंग कर रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो सिंग कर रहा है। लेकिन कोई सोच रहा है, भाई क्या सोच रहा है या नहीं सोच रहा है वो हमें थोड़ी ना मालूम है, राइट? तो मैंने इसी को और क्लासीफाई किया फिजिकल एक्शन में, मेंटल एक्शन में। फिजिकल एक्शन जो कि हम देख सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिजिकल मूवमेंट हमें पता चलता है फिजिकल मूवमेंट से, और जिसमें फिजिकल मूवमेंट एब्सेंट होती है, यानी कि केवल मन ही मन में कुछ कर रहा है, तो वो इनविजिबल थॉट्स, ठीक है, कोई बारे में बता रहा है, तो वो हमारा क्या होता है? मेंटल एक्शन होता है। अब आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पे। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को अच्छे से समझते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब डिस्क्राइब्स अ कंडीशन, अ सिचुएशन और एन एग्जिस्टेंट। मतलब ये बताता है कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और बता रहा है किस चीज़ के बारे में? एग्जिस्टेंस के बारे में। यही तो है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब तुम किस स्टेट में हो, ये क्या नहीं बताता, ये फिजिकल और मेंटल एक्शन के बारे में नहीं बताता। ठीक है, ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या
क्या कर रहा है, ये बताता है कि सब्जेक्ट को कैसा फील हो रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। उसको लगना मतलब फील होना, महसूस होना, यही तो है स्टेट ऑफ बीइंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, मतलब जो पर्सन है वो किस स्टेट में है, क्या महसूस कर रहा है वो, उसके बारे में बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। किस कंडीशन है, किस सिचुएशन में है। अगर कोई मुश्किल में है तो वो क्या आएगा, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, ठीक है, स्ट्रेस ले रहा है, तो किस स्टेट में है वो स्ट्रेस वाले स्टेट में है ना, ठीक है, वरीड है, चिंतित है, तो कि उसका स्टेट क्या हो गया, वरीड हो गया, क्योंकि वो चिंतित है। तो वो क्या बता रहा है, उसके बारे में जो भी हम देखकर अपीयर कर सकते हैं, सीम्स की मैं अगर बात करूँ, कैसा लग रहा है उसको देखकर कि वो चिंतित है, तो वही हो गया हमारा लगना। ठीक है, सीम्स हो रहा है, फील्स हो रहा है, अपीयर्स हो रहा है, वही हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। गॉट इट। आगे बढ़े, आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, द मोस्ट कॉमन टू बी। मैंने बी वर्ब आपको पढ़ाया था, नाउन में भी पढ़ाया हूँ, प्रोनाउन में भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, बी, देखो वर्ब मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक्शन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक्शन, हर वर्ब जो है एक्शन को शो करे। बिकॉज कुछ वर्ब होती है जो कि मैंने अभी जैसे बताया ना, स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब कुछ बता रहा है, कुछ होने का सेंस दे रहा है, कुछ लगना, सीम्स होना, अपीयर्स होना, फील, कैसा फील कर रहा है वो, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग है ना। तो वैसे ही एक वर्ब होती है जो हमें बताती है होना, मतलब कुछ होने का सेंस देती है। अगर मैं जनरली किसी भी वर्ब की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ईट, इस वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो इसकी केवल 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो ईट होगा, या तो ईट्स होगा, या तो ईटिंग होगा, या तो ईटन होगा, या तो एट होगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग टेंस के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लूरल है ईट आएगा, सिंगुलर है तो ईट्स आएगा, आईएनजी फॉर्म इसकी ईटिंग हो जाएगी, ईटन हो जाएगा और एट हो जाएगा। ठीक, लेकिन बी वर्ब, लेकिन बी की अगर हम बात करें बी वर्ब की, तो बी वर्ब की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 8 पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, 8 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि पहली तो हो गई खुद बी वर्ब, सेकंड हो सकती है बीन, थर्ड हो सकती है बीइंग, फोर्थ हो सकती है इज, एम, आर, वाज, वर। क्या है ये सभी तो हमारी बी वर्ब की जो फॉर्म है ना, वो है बी वर्ब के फॉर्म्स, यानी कि बी की 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ही विल बी एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, मतलब ये क्या बोल रहा है कि वो क्या होगा, एक ऑफिसर होगा, मतलब यहाँ पे कुछ होने का सेंस दे रहा है। ठीक है, मैं बोलूँ कि दे हैव बीन एन ऑफिसर्स, इसका मतलब ये हुआ कि वे ऑफिसर हो चुके हैं। ठीक, तो ये भी होने का सेंस दे रहा है। बीइंग अ ह्यूमन हम बोलते हैं ना, बीइंग अ ह्यूमन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मनुष्य होने के नाते, है ना। ही इज एन ऑफिसर, आई एम ऑफिसर, दे आर, यू आर ऑफिसर। ठीक, ही वॉज एन ऑफिसर, दे वर एन ऑफिसर। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा हूँ, बोला हूँ अभी, उस सब में होने का सेंस है, कुछ न कुछ होने का। ठीक, समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ होने का सेंस दे रहा है। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज एंड वर। तो कितने फॉर्म है ये, 4 4 दूनी 8, तो ये 8 फॉर्म है। ठीक है, तो बी की 8 फॉर्म होता है। तो इसी के ऊपर एक रूल है हमारा। क्या है ये रूल, देखो, मोस्ट कॉमन टू बी, द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब आर ऑल ऑफ फॉर्म ऑफ टू बी। मतलब जितने भी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है ना, क्या बताते हैं, किसी भी स्टेट को बताते हैं, मतलब कुछ होने का सेंस देते हैं। तो वो सारे क्या है, वो ऑल फॉर्म है, बी के जितने भी फॉर्म है ना, वो सब स्टेट ऑफ बीइंग ही कहलाते हैं। मैंने अभी बताया ना स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है हमारा, जो कि क्या बताता है, कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, या किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो ये वो ऑफिसर है तो उसका एक एग्जिस्टेंस है ना, कि वो कौन है, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है ना।
इसलिए ये सारी बी वर्ब की जितनी भी फॉर्म है, जितने मैं अभी यहाँ डिस्क्राइब किया हूँ, सारा किस में आता है, स्टेट ऑफ बीइंग में आता है, स्टेट ऑफ बीइंग में। ठीक है, ये वर्ब का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, दिस चेंज डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड द सब्जेक्ट। अब ये टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर एम की बात करें तो आई के साथ में एम आता है, इज ही इज क्या सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। वाज पास्ट के लिए आता है, वर प्लूरल और पास्ट के लिए आता है। ठीक, और बी बीन बीइंग, यू हैव बीन प्लेफुल, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। बी का मैंने बताया आपको, बीन का भी बताया, बीइंग का भी बताया मनुष्य होने के नाते। और बीन, दे हैव बीन हो सकता है, दे हैड बीन हो सकता है ना। ठीक है, तो ये सब हमारी किस में आती है, स्टेट ऑफ बीइंग में आती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर कॉमन स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। अब इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग को और हमने और डिटेल में जानते हैं। इसमें हमारी आएगी बिकम। जो बिकम वाली चीज़ आती है वो कुछ बनने का सेंस दे रही है, मतलब ये भी कुछ होने का सेंस दे रहा है। अपीयर, दिखना, प्रॉब्लम अपियर्स डिफिकल्ट, मतलब उसे लग रहा है। प्रॉब्लम कैसी लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है। ठीक है, सीम्स की मैं बात करूँ अगर, तो ये भी हमारा किस में आता है, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। रिमेन्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये भी कुछ होने को बता रहा है, कुछ होने का सेंस दे रहा है। प्लीज रिमेन सीटेड, मतलब जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, सीटेड हो तो सीटेड ही रहो, तो कुछ होने का यहाँ पे ये भी सेंस दे रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है, ये स्टेट बता रहा है। गॉट इट। अब आते हैं डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब। ये एक हमारी वर्ब होती है, इसको और हमने फर्दर क्लासीफाई किया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने केवल क्या पढ़ा, अभी तो थोड़ा रिवाइज कर लो है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको केवल वर्ब के बारे में डिफिनेशन बताई है, उसके बाद मैंने आपको बोला हूँ कि एक्शन जो होता है, एक्वेरियंस होता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, की सारी हमारी वर्ब कहलाती है। अब मैंने आपको पूरा वर्ब के बारे में बता दिया हूँ, एक्शन होता है, कुछ हैपन हुआ है, कुछ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा वर्ब हो गया। लेकिन अब इन सब वर्ब को हमने क्लासीफाई किया फर्दर, और हमने किस में क्लासीफाई किया है, डायनेमिक वर्ब में और स्टेटिव वर्ब में। अब ये डायनेमिक वर्ब क्या होती है और स्टेटिव वर्ब क्या होती है सर जी? तो देखो, डायनेमिक वर्ब में एक्टिव प्रोसेस हमें शो होता है, मतलब इसमें हमें एक्शन देखने को मिलता है, डायरेक्ट एक्शन। यूँ कहूँ तो क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन देखने को मिलता है। और स्टेटिव में हमें केवल ओपिनियन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें एक्शन मिसिंग होता है, एक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, एक्शन इसमें नहीं होता है, जैसे कि वो सोच रहा है, थिंक, है ना, तो इसमें एक्शन है क्या, नहीं, सोच रहा है तो स्टेटिव है। एक्शन है क्या, मतलब दिख नहीं रहा है ना हमें, भला ही सोचना एक एक्शन है, लेकिन इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे डायरेक्ट की बात। अब आप बोलोगे सर थिंक तो यहाँ पे भी आ गया, थिंक यहाँ पे भी आ गया, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन आपको मैं आगे क्लियर करूँगा। ठीक है, इसमें एक रूल होता है कि जो डायनेमिक वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, और स्टेटिव में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, मूविंग अहेड, डायनेमिक वर्ब पे आते हैं। डायनेमिक वर्ब क्या होता है, देखो डायनेमिक वर्ब क्या होता है, अपने साथ में क्या शो करता है, शो करता है एक्शन को और एक्टिविटी को, या फिर क्या करता है, प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक वर्ब। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें आईएनजी हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रन, तो हमें एक्शन शो हो रहा है, एक्टिविटी कोई प्रोसेस दिख रही है ना कि वो दौड़ रहा है, तो हम रन का रनिंग कर सकते हैं, वॉक का हम वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये डायनेमिक वर्ब है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। आई बस समझ में। ठीक है, डायनेमिक वर्ब मतलब कोई चीज़ जिसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन को बता रहा है, एक्टिविटी या प्रोसेस को बता रहा है। कुछ कॉमन डायनेमिक वर्ब है, जैसे कि रीड का हम रीडिंग कर सकते हैं, प्ले का प्लेइंग कर सकते हैं हम। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यही तो रूल है, आईएनजी फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। और कुछ डायनेमिक वर्ब देख लो कौन कौन से, रन है, वॉक, ईट, राइट, रीड, प्ले, स्पीक। स्पीक का हम स्पीकिंग कर देंगे, वर्क का वर्किंग कर देंगे, स्टडी का स्टडिंग कर सकते हैं, जंप का जंपिंग कर सकते हैं, डांस का डांसिंग कर सकते हैं, क्राई का क्राइंग कर सकते हैं, लाफ का लाफिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कैसी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब जो है ना, केवल स्टेट को बताता है। स्टेट को क्यों बताएगा, क्योंकि ये हमारे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कहलाती है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, कंडीशन को बताता है,
एग्जिस्टेंस को बताता है, फीलिंग को बताता है, पोजेशंस को बताता है, थॉट्स या सेंस को बताता है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लो, आगे रूल आने वाले हैं और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जब कराऊंगा तो आपका कहीं दिमाग खराब ना हो जाए सुन सुन के ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट करो। अब ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ समवन फील्स, मतलब फीलिंग के बारे में बता रहा है, या व्हाट समथिंग इज, या किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ठीक, अब ये नहीं बताते कि ये वास्तव में क्या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, दिस वर्ब नॉट जनरली नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो कौन कौन से वर्ब होते हैं जो स्टेटिव वर्ब में आते हैं जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो देखो, कुछ हमारी मेंटल स्टेट की हो सकती है, कुछ हमारा इमोशंस के हो सकते हैं, कुछ पोजीशन के और कुछ सेंस का उसने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, नो, नो है तो अगर मैं बोलूँ आई नोविंग हिम, या फिर मैं बोलूँ आई नो हिम। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, पहला वाला या सेकंड वाला? ऑब्वियसली पहला गलत है ना, क्योंकि हम इसको, अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत है हमारा। आई नो हिम होगा, ही नोज हिम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? बिलीव की मैं बात करूँ तो आई बिलीविंग हिम नहीं होगा, आई बिलीव हिम होगा। ठीक, थिंक के बारे में भी, अगर ओपिनियन की बात कर रहा है थिंक की, तो उसके लिए हम स्टेटिव वर्ब लगाते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगता है। इसलिए आपने जब भी एक एग्जाम्पल देखा था थिंक वाला जिसमें एक आईएनजी था, जैसे कि यहाँ पे आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन, यहाँ पे ये अपना ओपिनियन दे रहा है। इसलिए यहाँ पे थिंक में एक जगह आईएनजी है, एक जगह आईएनजी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वर्ड जो है हमारा, वो जरूरी नहीं कि केवल स्टेटिव ही हो, वो डायनेमिक वर्ब भी हो सकता है और स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है। मतलब ऐसे वर्ब भी प्रेजेंट है जो कि स्टेटिव भी है और डायनेमिक भी है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आपको समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड की अगर मैं बात करूँ, रिमेंबर की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, फॉरगेट, इमोशन की बात करूँ तो लाइक। ठीक है, हम बोलते हैं ना आई लाइक यू, आई लाइकिंग यू बोलते हैं क्या? नहीं। आई लविंग यू बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। आई लव यू भले ही बोलते हैं हम। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि लव जो है हमारा इमोशन है, लाइक कैसा इमोशन है, तो इसको हम आईएनजी फॉर्म में क्यों लिखेंगे? ठीक है, जो फेमस चीज़ है उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक, प्रीफर की बात कर रहा हूँ, वांट की बात करूँ, नीड की बात करूँ, तो ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इमोशंस में आते हैं। पोजीशन की बात करूँ, जो हक जताते हैं, ऐसे वर्ड जो हक जताते हैं, जैसे कि दिस पेन इज बिलोंग्स टू हिम, है ना, तो ये बिलोंग्स होगा। अगर मैं इसको बिलोंगिंग्स कर दूँ ना, बिलोंगिंग्स, इसका मतलब ही बदल जाता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, ठीक, लगेज। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो बिलोंग है, पजेस है, ऑन है, हेव है, तो उसके लिए भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। अब आप बोलोगे सर मैंने तो देखा हूँ कहीं पे हैविंग ऐसा लिखा रहता है, हैविंग लंच, आई वेंट पार्क, आई वेंट टू द पार्क, है ना, इस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पे इस हैविंग का मतलब अलग हो जाता है। इस हैविंग का मतलब हो जाता है आफ्टर डूइंग सम वर्क। ठीक है, आफ्टर डूइंग सम वर्क, आफ्टर डूइंग समथिंग, तो क्या डूइंग, आफ्टर डूइंग लंच मैं कहाँ गया, पार्क में गया, तो इसका मतलब उस समय चेंज हो जाता है और डिपेंड करता है सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया थिंक का कैसे यूज़ हुआ है, अगर ओपिनियन की जगह पे यूज़ हुआ है तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, और अगर वो ओपिनियन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म लगा था, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, सेम वाली केस। तो ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। सेंस की अगर मैं बात करूँ, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ठीक है, तो हाँ ये सब चीज़ें भी हमारी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि ये स्टेटिव फॉर्म है। प्लीज़ इसको एक बार नोट कर लो आप, या फिर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो।
हैविंग लंच वाला एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हम इस तरह से और बोलते हैं ना, आई एम हैविंग लंच, तो मैं इसका यहाँ पे जो है मतलब होता है कि मैं लंच ले रहा हूँ या खा रहा हूँ, ठीक है, ईटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर सेंटेंस में जरूरी नहीं कि जो वर्ड आया उसका मीनिंग सेम ही हो, ठीक है, उसका सेंस कुछ अलग होता है, ठीक है। कर लिया इसको नोट, मूविंग अहेड। अब देखते हैं स्टेटिव वर्ब हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेंस के बारे में, मेंटल एक्टिविटी के बारे में, जैसे थिंक, नो, ओपिनियन की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, गेस, टू मीन, टू डाउट, टीटीसी, है ना। विश की बात कर रहा है, ठीक है, वांट, टू विश। कुछ अदर वर्ब है जैसे बी वर्ब, बी की जो फॉर्म है ना, बी वर्ब की 8 फॉर्म, वो सी में मैंने बताया आपको, अपीयर बताया मैंने, कॉस्ट, ठीक है, मैटर बताया, हैव, टू बिलोंग, ऑन, पॉजेसिव मतलब जो पोजेशन को शो करते हैं, फीलिंग के बारे में बात किया, डिसलाइक, लाइक, लव, ठीक, और सेंस। तो ये सब क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब है जो कि नो कंटिन्यूस फॉर्म में लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें आईएनजी फॉर्म जो है नहीं लगता है। गॉट इट। अब मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग आया है और यहाँ थिंक आया। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये ओपिनियन की बात कर रहा है, यहाँ पे ओपिनियन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वास्तव में वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, यहाँ डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे ओपिनियन है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ब है जो कि डायनेमिक भी है और स्टेटिव भी है। चलिए देखो, वर्ब कैन बी बोथ एज स्टेटिव एंड डायनेमिक, डिपेंड्स ऑन कि सेंटेंस में वो किस तरह से यूज हो रहे हैं। क्या वो ओपिनियन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, या थॉट्स के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के उसमें डायरेक्ट एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसको स्टेटिव और डायनेमिक में कंपेयर करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लुक की बात करूँ, इट लुक्स कोल्ड आउटसाइड, मतलब उसे लग रहा है, लगना, अपीयर होना, सीम्स का सेंस आ रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ लुकिंग नहीं लिखा उसने। जबकि डायनेमिक वर्ब में क्या किया उसने, डायरेक्ट एक्शन किया है, ही इज लुकिंग आउट द विंडो, मतलब वो देख रहा है, वो एक्शन कर रहा है। गॉट इट। अपीयर की यहाँ बात करूँ मैं, जैक अपीयर्स टू बी टायर्ड टुडे, मतलब जैक को देखने पर क्या लग रहा है कि वो थका हुआ लग रहा है, मतलब वो कैसा लग रहा है, थका हुआ लग रहा है, इसलिए यहाँ अपीयर्स आया। क्योंकि यहाँ पे जैक है ना, जैक जो है, जैक के बारे में एक ओपिनियन है कि जैक कैसा लग रहा है, थका हुआ लग रहा है। जबकि यहाँ पे सी इज अपीयरिंग ऑन अ टीवी, लेकिन यहाँ पे अगर वो टीवी में आ रही है उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, अपीयरिंग लगा सकते हैं, ठीक। थिंक की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक दैट मिस्टर पीटर्स इज अ गुड टीचर, तो यहाँ पे थिंक जो मैंने ओपिनियन के लिए लगाया, ठीक। यहाँ पे थिंकिंग मतलब वास्तव में वो कुछ सोच रहा है, ठीक। तो ओपिनियन के लिए जो आया वो स्टेटिव है। फील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना ये फिर से विचार दे रहा है, आइडिया दे रहा है, आई फील दैट मिस्टर पीटर इज अ गुड टीचर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपना फिर से ये आइडिया दे रहा है या फिर अपनी थिंकिंग को बता रहा है, थॉट्स बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फील आया, स्टेटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर वो बोल रहा है आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड टुडे, तो यहाँ पे वास्तव में उसे फील हो रहा है, मतलब वास्तव में कुछ वो महसूस कर रहा है। यहाँ पे ओपिनियन की बात नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे ओपिनियन की बात कर रहा था, थॉट्स की बात कर रहा था, ठीक। थॉट्स, ओपिनियन, ठीक है। आई हैव अ कार, ये हमारा पॉजिटिव केस है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केस नहीं है, ठीक है। सी, डू यू सी दिस बर्ड, तो इस तरह से टेस्ट, स्मेल, बी, वेट और बहुत सारे सेंटेंस आपको, बहुत सारे वर्ब जो आपको मिल जाएंगे, मेजर, माइंड, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि अगर वो स्टेटिव है तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, और जो डायनेमिक वर्ब है इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। और कुछ चीज़ें जो होती है वो, यानी कि कुछ जो वर्ब होती है वो बहुत हो सकती है, स्टेटिव भी और डायनेमिक भी, डिपेंड करता है कि किस सेंस में वो लग रहा है, या किसी थॉट्स के लिए लग रहा है या किसी पोजीशन के लिए लग रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के डायरेक्ट एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायनेमिक वर्ब हमने देखा, और देखा स्टेटिव वर्ब। गॉट इट। डायनेमिक वर्ब हमारे ईट, वॉक, लर्न, ग्रो, स्लीप, टॉक, राइट, ये सब चीज़ें हो सकती है जो जिसमें एक्शन हमको शो हो रहा है, ठीक है। और स्टेटिव में जिसमें एक्शन हमारा मिसिंग है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हैव मतलब पोजीशन को बता रहा है, बिलीव, कंसिस्ट, थिंक हमारा ओपिनियन के बारे में बता रहा है,
डिसएग्री होना, माइंड, हेट और एडोर, ये सब हमारा लव के बारे में बता रहा है, फीलिंग के बारे में बता रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपने आई होप नोट किया होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। आगे हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सी, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। सी फ्रेंच वेरी वेल, इज स्पीकिंग, स्पीक्स, इज नोइंग, वाज स्पीकिंग। ये तो एग्जाम्पल है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आंसर पहले से लिखे हुए हैं, इसलिए स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। अब यहाँ पे स्पीकिंग, इज स्पीकिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि इज स्पीकिंग अगर राइट नाउ की अगर वो बात करता ना, राइट नाउ कि वो अभी स्पीकिंग कर रही है, इसलिए इज स्पीकिंग आता। लेकिन वो बोलती है अक्सर, हमेशा जब भी बोल रही है वेरी वेल तरीके से बोल रही है, इसका मतलब ये एक रेगुलर एक्शन है, रेगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक्स आएगा। कि वो जब भी बोलती है कैसा बोलती है, जो फ्रेंच बोलती है अच्छे तरीके से बोलती है। ठीक है, इसलिए आया यहाँ पे सी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। अगर यहाँ पे रहता सी इज स्पीकिंग फ्रेंच राइट नाउ, तब हम बोल सकते थे ऑप्शन ए इज द करेक्ट। गुड, आई बात समझ में? मूविंग अहेड, आई डैश अबाउट माई फ्यूचर दिस डे, आई थिंक, आई एम थिंकिंग, हैव थॉट्स या थॉट। अब वो हाल ही की बात अगर वो कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, आई एम थिंकिंग आएगा। ठीक, आई एम थिंकिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हाल ही की बात कर रहा है। अभी ये पिछला एग्जांपल देखा था ना, राइट नाउ या इस तरह की कोई बात करता, हाल ही में उसने बोला, या जिस तरह अभी की कोई एक्टिविटी हुई है, तब उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, अब इसमें हमें बताना कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। आई एम नोइंग हिम वेल, हम जानते हैं, जानना, नोविंग, नो स्टेटिव वर्ब है, इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। सी इज लाइकिंग, लाइक हमारा स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लगता है। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, ठीक है। वी आर बिलीविंग यू, तो यहाँ पे बिलीव हमारा स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग अहेड, द बेबी स्लीप्स राइट नाउ, इज स्लीपिंग। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, राइट नाउ की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में आएगा, इसलिए इज स्लीपिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दिस बैग डैश हैवी, तो यहाँ पे राइट नाउ की बात कर रहा है क्या? नहीं, राइट नाउ की बात कर रहा था तो इज फीलिंग होता, लेकिन यहाँ पे फील्स आएगा। ठीक है, दिस बैग फील्स हैवी। विच वर्ब इज स्टेटिव वर्ब हेयर, ठीक है, यहाँ बताना है कौन सा स्टेटिव वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगी। ठीक, सी इज मीटिंग हर पेरेंट्स, मीटिंग हमारी आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब ये डायनेमिक वर्ब है। मीट्स हमारा हो सकता है, लव्स हमारा हो सकता है, इज कॉलिंग हर पेरेंट्स ये हो सकता है। तो मीटिंग, देखो मीट एक्चुअल में मीट करना हमारा एक एक्शन है, क्योंकि भले ही यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगा है, लेकिन मीट हमारा क्या डायनेमिक वर्ब है, मीटिंग में जाना, मीट करना। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल में डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, इस कॉलिंग, ये ऑब्वियसली पहले ही बता दिया आईएनजी लगा कि डायनेमिक वर्ब है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी लव्स हर पेरेंट्स। ठीक, तो अब कुछ चीज़ें याद रखो रिवीजन के लिए आपके, कि जो एक्शन हो रहा है ना वो हमारा डायनेमिक होता है और इसके लिए आईएनजी लगता है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं फीलिंग, थॉट्स या पोजीशन की, तो वो होता है हमारा स्टेटिव वर्ब, जिसमें आईएनजी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आई बात? मूविंग अहेड, डायनेमिक वर्ब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, जो वर्ब कोई एक्शन, एक्टिविटी या मूवमेंट दिखाए उसे हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। डायनेमिक वर्ब बताता है काम कैसे हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये सब क्या कौन बताता है? डायनेमिक वर्ब बताता है। गॉट इट? अब डायनेमिक वर्ब का एक और रूल है कि डायनेमिक वर्ब जब भी आएगी उसके अगला सेंटेंस जो भी आएगा, वो अगला वर्ड जो आएगा वो एडवर्ब आएगा उसके साथ में। इसका मतलब ये है कि जो जितनी अभी मैंने खिचड़ी आपसे पकवाया हूँ ये, ठीक है, ये सब क्यों पकवाया हूँ? क्योंकि मुझे आपको ये बताना था ये रूल क्या है कि जब भी डायनेमिक एक्शन आएगा, डायनेमिक वर्ब जो कि आईएनजी में होती है, तो उसके साथ में जो नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा वो एडवर्ब आता है। ठीक है, जबकि जो स्टेटिव वर्ब है हमारा, स्टेटिव वर्ब के साथ में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है।
ठीक, आई बात समझ में? नोट करो प्लीज। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी स्पीक्स क्लियरली, द बॉय लॉफ लाउडली, सी रोड द लेटर केयरफुली। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसको अभी छोड़ दो, अभी इसको देखो। ही रन्स क्विकली, रन हमारा कैसा है? रन सर हमारा डायनेमिक वर्ब है, मतलब कुछ एक्शन को बता रहा है, मतलब हम रन का रनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल क्या था हमारा कि हम इसके साथ में क्या लिखेंगे, डायनेमिक वर्ब के साथ में एडवर्ब ही लिख सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है हमारा? अब ऐसे सेंटेंस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब या एडजेक्टिव को के बारे में, या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, मतलब एडवर्ब गिव्स इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा या एडजेक्टिव के बारे में देगा, या फिर हो सकता है एक और एडवर्ब आया हो, उसके बारे में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ही रन्स क्विकली, मतलब वो वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो रन कैसा कर रहा है, बहुत तेज तरीके से कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ठीक, अगर मैं बोलूं ही रन्स फास्ट, ठीक, तो ये दौड़ रहा है, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फास्ट है हमारा वो हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर यहाँ कोई एडजेक्टिव रहता उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता तो भी हमारा एडवर्ब कहलाता। यहाँ पे मान लो एक और एडवर्ब होता, वो भी अगर उसके बारे में और कोई दूसरा एडवर्ब हमारा इन्फॉर्मेशन देता तो वो भी हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, सी स्पीक्स क्लियरली, अब यहाँ पे देखो बोल रही है, वो कैसे बोल रही है, मैनर बता रही है ना, बोलने का तरीका बता रही है, क्लियरली बोल रही है। इसका मतलब क्या है, एक एडवर्ब है, इसके बारे में बोल रहा है, बता रहा है स्पीक्स के बारे में। ठीक है, बॉय लॉफ्ट, कैसा हंसा वो, लाउडली हंसा। लेटर कैसा लिखा, रोड द लेटर केयरफुली लिखा। तो ये सब जो है ना सेंटेंस जिसमें एल वाई एड हुआ है वो सब हमारा क्या है, एडवर्ब है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के एक नोट कर लो कि जिस जिस सेंटेंस में एल वाई आता है ना वो हमारा एडवर्ब होता है। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, मोस्टली। अब जरूरी ये नहीं है कि जिस हर किसी सेंटेंस में जिसमें एल वाई हो वो हमारा एडवर्ब हो। अगर मैं लिखूँ लोनली, नहीं है, एडवर्ब थोड़ी है ये, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि हर कोई में एल वाई लगने पर वो एडवर्ब नहीं कहलाता है। हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो मेजोरिटी वर्ड है जिसमें एल वाई लास्ट में लगा हुआ है, जो कि मैनर बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, हालांकि इसी चैप्टर में हम एडवर्ब को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में आप बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता दूँ, वर्ड जो भी आया है वो एडवर्ब है या नहीं है, कैसे पहचानोगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है, या फिर कब हो रहा है, या फिर कहाँ हो रहा है। ये सब का अगर जवाब जो मिले ना सेंटेंस में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको एक सीक्वेंस बना के दे दे, पैटर्न बना के दे दे, मतलब कि कितने बार ये हो रहा है, ऑफनली हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसका जो जवाब दे देता है ना वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक, जो टाइम के बारे में बता रहा है कि काम जैसे कि अभी हुआ है, कोई मैनर बता रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, नेवर होता है, ठीक है, या फिर कोई डिग्री बता रहा है कि वेरी, टू, क्वाइट, ये सब क्या है हमारे, ये एडवर्ब है। ठीक है, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, बट अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करता, बस इतना याद रखो मोस्टली वर्ड में एल वाई लगता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक है,
अब हमने ये देख लिया, अब पढ़ते हैं स्टेटिव वर्ब के बारे में। स्टेटिव वर्ब के साथ में अगर क्या आता है, अगर स्टेटिव वर्ब आती है तो पहली बात तो ये एनजी फॉर्म में नहीं आती है, तो इसके साथ में हमेशा एडजेक्टिव आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि स्टेटिव वर्ब के साथ में एडवर्ब आ गए। और एरर भी ध्यान दो, एरर भी यहीं से आता है। स्टेटिव वर्ब के साथ में एडवर्ब जोड़ देगा या फिर डायनेमिक वर्ब के साथ में एडजेक्टिव जोड़ देगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है और इसी तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, सी लुक्स, दिखना क्या होता है, स्टेटिव वर्ब है ना, तो हैप्पी होगा। ये हैप्पीली नहीं हो सकता, हैप्पीली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। अब आई फील टायर्ड हुआ, मतलब ये एडजेक्टिव है कि वो क्या फील कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। टायर्ड, टायर्ड है मतलब कुछ विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलवाई है क्या, टायर्डली लिखा है क्या यहाँ पे, टायर्डली नहीं ना, टायर्डली रहता तो ये हमारा एडवर्ड हो जाता, इसलिए ये टायर्डली नहीं होगा, टायर्ड ही होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। टेस्ट कैसा हुआ, डिलीशियस हुआ, डिलीशियसली नहीं होगा, ध्यान दो, ठीक है। फ्लावर स्मेल्स स्वीट होगा, स्वीटली नहीं होगा, ठीक। सीम्स कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंटली नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना हमारे, ये स्टेटिव वर्ब है। आई बात समझ में, ठीक है। मूविंग अहेड, मोस्ट एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट का सीडीएस है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जो कि सीडीएस एसएससी के लिए, यानी कि सारी जो एग्जाम है सबके लिए पूछे जा सकते हैं। अगर वर्ब एक ही आई है कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन उसका मतलब बदल गया, तो जो मतलब बदल गया तो रूल भी उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई फील सैड लिखा हुआ है, ये एक स्टेट के बारे में बता रहा है, मतलब सैड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। मतलब ये स्टेटिव वर्ब के साथ में एडजेक्टिव आया, मतलब ये सही है। लेकिन अगर कुछ कुछ जगह में क्या होता है कि कई बार उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि आई फेल्ट बैडली आफ्टर द एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पे ये एक इमोशनल रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये बता रहा है कॉन्सिक्वेंस के बारे में, आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। मतलब कोई कुछ ऐसी घटना हुई जिसका कुछ रिजल्ट निकला, तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि वो बैडली फील कर रहा है एक्सीडेंट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल रिएक्शन आ गया, इसलिए इसके साथ में एडवर्ब लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर फील तो हमारा एडजेक्टिव होता है, आई फेल्ट बैड होना चाहिए, बैडली क्यों आ गया? लेकिन ये एक रूल है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है ना, कोई नेगेटिव इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा एडवर्ब ही आएगा, ठीक। तो आई फेल्ट बैडली होगा, ठीक। तो ये क्या है, हमारे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक। सेम यहाँ पे लुक की अगर मैं बात करूँ, सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये अपीयरेंस के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे लुक्स हमारा स्टेटिव वर्ब है, तो ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सी लुक्स केयरफुली एट द पेंटिंग, तो यहाँ पे इसका मतलब बदल गया, मतलब बदल गया तो रूल बदल गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये डायनेमिक चेंज हो गया, एकदम से एक्शन को बताने लग गया, ठीक है। अब तक वो क्या बता रहा था, स्टेटिव वर्ब था, लेकिन यहाँ पे उसने एक्शन को बता दिया, ठीक है। एक्शन को कैसे बताया कि उसने देखा केयरफुली, किस वे से देखा, केयरफुली तरीके से देखा है पेंटिंग को, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था ना आपको दोनों चीज़ें, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे, सेम वही वाली चीज़ें, ठीक है। पीछे पढ़ाया था आपको, कहाँ पढ़ाया था, भूल गए क्या? देखो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना, डिपेंड करता है कि सेम वर्ड जो है वो किस तरह से, किस वे में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लुक लुकिंग भी हो सकता है, अपीयर अपीयरिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब आते हैं स्पेशल केस पे, इसमें लो टेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अगर हम फूड की तारीफ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो फूड स्मेल्स गुड होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये स्टेट के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम तारीफ ना करें, मतलब नेगेटिव चीज़ की बात करें, तो डॉग स्मेल्स बैडली, तो बैडली हम लिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्शन देते हैं स्निफिंग का, ठीक है। एक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्निफिंग हो रहा है, ठीक, ठीक है। इसीलिए एक और एग्जांपल मुझे यहाँ पे याद आया, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं,
पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं लिखूँ ही इज गुड एट या इन इंग्लिश, ठीक है, और ही इज बैड, एट होगा या इन होगा इन सेम लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में कहाँ पे क्या आएगा, क्या दोनों में एट एट आएगा, क्या दोनों में इन आएगा, मुझे बताओ। ही इज गुड एट इंग्लिश होगा या इन इंग्लिश होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर अच्छी की बात करें ना, अच्छाई की, तो गुड एट आता है गुड के साथ में। अब एट एट आएगा, गुड एट इंग्लिश होगा, इन नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बैड की बात करूँ तो ही इज बैड इन इंग्लिश होगा, एट नहीं होगा। आई बात समझ में। सेम यहाँ पे ये रूल है, सेम इसी तरह से तारीफ हुआ, स्मेल्स गुड आया, लेकिन फिर वही बैड की बात किया तो फिर बैडली लिख दिया, है ना। थोड़ा सा फर्क है, और इंग्लिश इसीलिए सबको कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि कोई अच्छे से पढ़ाता नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहो तो आप अच्छी कैसी सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पॉट द एरर पे आते हैं। ही लुक्स एंग्रली टुडे, लुक्स होगा क्या, लुक्स हमारा स्टेटिव होता है भाई, स्टेटिव के साथ में एंग्रली तुम क्या कर रहे हो, ही लुक्स एंग्री टुडे होगा, ठीक। द सूप टेस्ट्स वेल, तो वेल एक्चुअल में क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है एडवर्ब होता है वेल, ठीक है, क्योंकि टेस्ट के बारे में वो बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक। फिर क्या होगा, टेस्ट गुड हो सकता है, द सूप टेस्ट डिलीशियस हो सकता है या गुड हो सकता है, ठीक। सी स्पीक्स सॉफ्ट, तो ये हमारा सही है, सॉफ्ट स्पीक्स नहीं स्पीक्स है ना, तो स्पीक हमारा क्या डायनेमिक वर्ब है क्योंकि वो बोल रहा है, एक्शन हो रहा है ना, सॉफ्टली होगा, ठीक है। आई फील बैडली अबाउट माई रिजल्ट, ठीक, आई फील बैडली अबाउट माई रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो एक्सेप्शन वाला केस है ना, जो मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट बताया था, तो यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी एक्सीडेंट थोड़ी हुआ यार, यहाँ पे आई फील बैड ही होगा, बैडली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटिव की तरह यूज हुआ है, ठीक। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली होगा, एक्सप्लेन किया ना, मतलब ये डायनेमिक है, डायनेमिक वर्ब है, ठीक। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हमें लिखना पड़ता है, प्लीज नोट डाउन करो उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, जनरली हम क्लासिफिकेशन को जो हमने बनाया है वो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला तो मेन वर्ब हो गया, सेकंड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब हमारा एक्चुअल मीनिंग को शो करता है, कोई भी सेंटेंस में जो एक्चुअल मीनिंग दे रहा है ना, वो हमारा देता है मेन वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राम इज प्लेइंग, ठीक है, तो ये जो प्ले है हमारा वो एक्चुअल मीनिंग बता रहा है कि एक्चुअल में राम क्या कर रहा है, राम हमारा प्ले कर रहा है, प्लेइंग, ठीक है। और जो इज है हमारा वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को। और इसका एक और काम है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसका काम है टेंस आइडेंटिफाई करना। ये जो इज आया यहाँ पे, इस क्या है, इस प्रेजेंट में लगता है, कब लगता है, सिंगुलर के केस में। अगर वहीं प्लूरल रहता तो दे के साथ में आ रहा था, पास्ट रहता है, सिंगुलर रहता तो वाज आता, और प्लूरल रहता तो ओवर रहता, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मेन सपोर्ट तो करती है मेन वर्ब को, लेकिन इसका एक और काम है कि ये है टेंस आइडेंटिफाई का काम भी ये करती है, टेंस को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टेंस है, ठीक। चलिए, मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, अब इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। वैसे तो वर्ब हमने देख रखे हैं, ठीक है। मान लो अगर मैंने इसको क्लासीफाई किया हूँ मेनली मेन वर्ब में और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेन वर्ब में हमारा दो और क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है हमारा ट्रांसिटिव और दूसरा होता है हमारा इंट्रांसिटिव।
ठीक है। ट्रांजिटिव वो वर्ड होते हैं जिसके सामने क्या लगता है, सब्जेक्ट वर्ब और साथ में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, वो कंप्लीट रहता है। इसका मतलब यह है ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, आगे हम अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ फर्दर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, और सेकंड में कर सकता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब हम फर्दर देखेंगे, बस ये चार्ट आप बना लो। ठीक है, मूविंग अहेड, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हमको वर्ब जो है उसको नीड पड़ती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि वो कंप्लीट कर सके उसका सेंटेंस, उसका मीनिंग हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सी प्लेड द पियानो, यहाँ पे अगर हमें टेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब जो भी है उसको आइडेंटिफाई करने की बात करूँ तो कहाँ पे क्या होगा, सी हमारा क्या है, सी हमारा ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। इस केस में क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, प्लेड हमारा वर्ब है और द हमारा आर्टिकल है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा पियानो है। ठीक, अब मान लो पियानो को मैंने यहाँ मिसिंग कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी प्लेड द, क्या टेस हो जाएगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, क्या बजाया उसने। तो हमें सेंटेंस कैसा लग रहा है, बिना पियानो के, बिना ऑब्जेक्ट के हमको सेंटेंस लग रहा है इनकम्प्लीट, राइट। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ही हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, यानी कि हमको बताना पड़ेगा किसने गिटार बजाया या पियानो बजाया है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो प्ले है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्ले जो है, प्ले के लिए ही लग रहा है ऑब्जेक्ट। हमें ये तो बताना पड़ेगा ना, क्या बजाया, पियानो बजाया, गिटार बजाया। ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आते हैं इंट्रांजिटिव पे। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं लगता। ठीक, डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक, हो सकता है प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो लग जाए उसमें। प्रीपोजिशन का कैसे, अभी देखते हैं। प्रीपोजिशनल जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसकी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्लास में। ठीक है, नहीं बता तो एक बार फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिसिंग है वो कौन सा मिसिंग होगा, वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग होगा। ठीक है, हो सकता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए। ठीक, अब यहाँ पे सेंटेंस आप देखो, जॉन स्माइल्ड। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। हमको ऑब्जेक्ट लगाने की नीड है क्या यहाँ पे, नहीं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि जॉन ने स्माइल किया। ओके, स्माइल किया होगा। हो सकता है यहाँ पे एट मी हो जाए, ठीक है, या एट यू हो जाए कि जॉन ने स्माइल किया किस पर, आप पर, मुझ पर। तो ये एट क्या है, एट की अगर मैं बात करूँ तो एट हमारा है यहाँ पे प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो मी हो या यू हो, देम हो, कुछ भी हो यहाँ पे, वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, इस केस में जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर वर्ब के जस्ट बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज वर्ब डू नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं तो कई बार सेंटेंस में ये लिखा रहेगा जॉन स्माइल्ड एट यू, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट पहचानो, तो आप सोचोगे यार ऑब्जेक्ट तो मी है, आप क्या लगा दोगे, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक,
नथिंग हैपन्ड, तो कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब क्या कहलाते हैं? ये एक्शन शो नहीं करते हैं, पहली बात, एक्शन शो नहीं करते। इंस्टेड इसके बदले वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज में ये हो सकता है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कॉमन यहाँ पे वर्ब है, जैसे कि अपीयर, फील, लुक, सीम, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिकम, ठीक है, फील, सीम्स, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो आपने इसको किस में पढ़ा है? आपने इसको पढ़ा है स्टेटिव वर्ब में, और स्टेटिव वर्ब ही क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब ही कहलाती है, ठीक है, क्योंकि लिंक कर रहा है ना, अपीयर, फील होना, महसूस होना, ठीक है। वास्तव में ये क्या है, स्टेटिव वर्ब में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या वो सारा ये स्टेटिव वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता है? हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक। जो वर्ब बी वर्ब है उसमें बी वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब भी कहला सकती है, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का क्लासिफिकेशन केवल एक ही चीज़ में या एक ही डिवीज़न में सीमित हो, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ों में हो सकता है सेम वर्ड, ठीक है। जैसे कि सम वर्ब जो है डायनेमिक भी है, स्टेटिव वर्ब भी है, ठीक है। चलिए ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आता है दो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बी की फॉर्म है, ठीक है, इज, आम, और वाज, वर, ठीक है, विल बी, ठीक है, सेल बी। तो ये जो बी है ये बी की फॉर्म है, ठीक है। हैव और डू, तो ये जो भी है हमारी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसमें बी वर्ब भी है हमारी, और साथ में क्या है हमारे, ये हमारा साथ में हैव भी है। हैव की सब फॉर्म है जितनी फॉर्म होती है, और हमारा डू की जितनी फॉर्म है वो भी है। तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ तो ये डिनोट करते हैं मूड को या फिर मोड ऑफ द सब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, सूट, यूज टू, नीड, डेयर, ठीक है। और इसके अलावा और होता है ऑट टू, ठीक, नोट कर लो इसको। चलिए अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। अभी हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है, जिसमें क्या पढ़ा है हमने, देखो एक बार, हमने पढ़ा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है हमारा, बी वर्ब, बी की फॉर्म आती है, ठीक है। इसके साथ में हैव आता है और डू आता है, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, ठीक है। इसके साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, सूट, यूज टू, नीड या डेयर, ठीक। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को और मैं डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा आपको कि ये क्या होती है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूँ तो ये वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो मॉडिफाई करता है, जो बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। तो इसमें कुछ कॉमन वर्ड है जो कि पॉसिबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब जिसके लिए यूज़ होता है, क्या है वो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक। प्लीज़ नोट करो इसको। फिर हम इसको देखते हैं कैन वर्सेस कुड क्या डिफरेंस है, मे, माइट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम थोड़ा सा रूल पढ़ते हैं कि जब भी मॉडल वर्ब हम लिखेंगे, जैसे कि अगर मैंने लिखा हूँ के, कैन या कुड या मैं, कुछ भी लिखा हूँ मैंने, कोई भी सेंटेंस वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही कैन गोज, तो ये यहाँ पे देखो गोज हमारा कभी सही नहीं होगा, क्या होगा, ही कैन गो। क्यों सही होगा, क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो, और यहीं से रूल बनते हैं इंग्लिश ग्रामर के, और यहीं से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कभी भी ही कैन गोज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या देखा है, हमने अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं, जो ऑलरेडी मैं नाउन में, प्रोनाउन में सब जगह पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है
तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, बताया था। लेकिन इस केस में जब मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में ये थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कैसा कि यहाँ पर जिस तरह से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है ना, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैन लगा दिया और ये हमारा वर्ब लग गया, तो गोस सही तो होना चाहिए ग्रामेटिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। लेकिन उसका रूल ये है कि मॉडल वर्ब अगर बीच में आ गई तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसीलिए ये हमारा गलत हुआ। सही क्या होगा, ही कैन गो, यू शुड स्टडी। ठीक, आई बात समझ में? प्लीज़ नोट करो, रूल नंबर 1 से लेकर जितना भी बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करते जाओ। रूल नंबर 2, मॉडल के साथ टू नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही कैन टू स्विम, तो कैन के साथ में मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, इनके साथ में टू नहीं आएगा। होगा क्या, ही कैन स्विम होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑट टू, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, कभी ऑट अकेला नहीं आ सकता, ऑट के साथ में टू ही आएगा। ठीक है, ऑट इसका मतलब ही होता है चाहिए। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखो, ऑट का मतलब होता है चाहिए। जिस तरह सूट का मतलब सेम होता है उस तरह ऑट टू का मतलब भी सेम होता है। ठीक, रूल नंबर 3, मॉडल का प्लूरल या सिंगुलर चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने मॉडल वर्ब लिखा यहाँ, तो मैं कभी कैन का कैंस नहीं कर सकता, मैं कैन का कैन ही रहने दूंगा, या फिर मैं कभी कैन का कैंसेस नहीं कर सकता। ये बात समझ में? मॉडल जिस वर्ब में जिस फॉर्म में है वो फॉर्म उसका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा, कैन का कैन ही रहेगा, कैंस नहीं बनेगा। ठीक, दे शुड कम होगा, दे शुड्स कम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओनली पॉसिबल कि दे शुड कम। ठीक है, इसको भी नोट करो। मूविंग अहेड, रूल नंबर 4, मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड नहीं आता। एक और रूल, इसको स्टार मार्क करके लिखो। मॉडल कोई भी मॉडल वर्ब है जो कैन, कुड, माइट, शुड, ऑट टू, ठीक है, विल, वुड, जो भी है, व्हाट एवर, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड नहीं आता। जैसे कि डू यू कैन हेल्प मी, कभी ऐसा सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट है बच्चा, इनकरेक्ट। करेक्ट होगा कैन यू हेल्प मी। ठीक है, डू उसके साथ में नहीं लगेगा, ना ही डज लगेगा, ना ही डिड लगेगा। ठीक है, जब मॉडल हमारे साथ में आएगा। ठीक, चलिए, मॉडल का पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, मॉडल खुद ही टेंस शो कर देता है। अब इस केस में देखो क्या है, मॉडल का कभी भी पोस्ट फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर मैंने बोला कैन, ये भी मॉडल है, कुड ये भी मॉडल है, विल ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। अब एक बात ध्यान दो, कैन जो है, कैन का अगर हम पास्ट करना चाहे तो कैन का नहीं बनेगा, उसको लिए हम यूज़ करते हैं कुड, मतलब कैन प्रेजेंट का फॉर्म है, कुड पास्ट का। अगर कैन प्रेजेंट के एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या पावर के बारे में बता रहा है तो कुड बताएगा पास्ट के बारे में। विल, तो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, मे का माइट होता है, ठीक है, सेल का सूट होता है। ठीक है, तो मॉडल का पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, मॉडल खुद ही टेंस शो कर देता है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम कुड का, वुड का, माइट का, सूट का यूज करेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, कैन पे आते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस कैन वर्सेस कुड। देखो, कैन का यूज होता है एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को बताने के लिए और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। प्लीज नोट डाउन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर मैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात करूं, कैपेसिटी भी इसमें ऐड कर लेना। ठीक, तो मैं क्या लगाऊंगा, कैन। जैसे कि आई कैन रन फास्ट, कैन आई कम इन, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो। और वही क्वेश्चन जो मैंने बनाया हूँ कैन से बनाया हूँ, तो ये एक रिक्वेस्ट भी हुई ना कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मान लो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हो और उसके रूम पे आप एंटर कर रहे हो, तो आप बोलोगे कैन आई कम इन। ठीक है, मतलब ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, इसीलिए फ्रेंड का बताया मैंने आपको। ठीक, वही अगर मैं पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए कुड लगता है। ठीक, मतलब अगर आपके टीचर से आपको बात करनी है,
प्रोफेसर से आपको बात करनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कुड यू हेल्प मी सर, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे, कुड लगाओगे, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मल वे है, ठीक है। कौन सा वे? फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, पूछने का तरीका, ठीक है। तो हमारा जो पास्ट एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं कुड। जैसे कि ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5, मतलब वो जब वो 5 साल का था, मतलब ये बता रहा है पास्ट के बारे में। जब वो 5 साल का था तो वो अच्छे से स्विम कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है क्या? नहीं। मतलब वो पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पावर, उन सब के बारे में बता रहा है, ठीक है। कैन वर्सेस कुड क्लियर हुआ क्या? देख लो एक बार। मूविंग अहेड, मे और माइट पे आते हैं। मे जो है हमारा परमिशन के लिए भी यूज होता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। मे आई यूज योर फोन, हम उसकी परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे, ठीक। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, उसके लिए भी हम मे लगाते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं मेटीरियोलॉजिकल थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, मतलब मौसम संबंधी चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा मे आता है। जैसे कि इट मे रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और मेट्रोलॉजिकल थिंग्स से इसलिए मे आएगा। ऐसा ध्यान रखना, परमिशन के लिए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और साथ में मेट्रोलॉजिकल थिंग्स, मौसम संबंधी चीज़ों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। माइट की बात करें तो वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी किससे? मे से थोड़ी सी और कम पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं माइट यूज़ करूँगा, ठीक है। ही माइट कम लेट, हो सकता है वो लेट आए, ठीक है, तो उसमें संभावना जाता है, मतलब लगभग, वैसे तो ये लगभग ना के बराबर की संभावना है, ना के बराबर, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो है ना, मतलब वीक पॉसिबिलिटी, ठीक। मस्ट की अगर मैं बात करूँ, मस्ट, मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं? देखो, मस्ट का हम यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बताने के लिए, और लॉजिकल कंक्लूजन को बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट फॉलो रूल, मतलब आपको करना ही पड़ेगा भाई रूल फॉलो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट फॉलो रूल्स। ही मस्ट बी टायर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो बता रहा होगा एक लॉजिकल कंक्लूजन कि वो सो गया जल्दी, तो क्यों? क्योंकि ही मस्ट बी टायर्ड, ठीक। शुड की अगर मैं बात करूँ, एडवाइस, मोरल, ड्यूटी, तो इसके लिए हम शुड लगाते हैं, मतलब चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? चाहिए। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव सून, ट्रेन जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की बातें जो है शुड हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए हम एक का यूज़ करते हैं यहाँ पे, किसका? ऑट टू का। ऑट टू का हम यूज़ कब करते हैं? सिमिलरली इसका मतलब भी हमारा चाहिए होता है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो हमारा है मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक कर्तव्य है कि आपको अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आपको जो रूल्स है फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में मैं शुड नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑट टू लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा? स्टूडेंट ऑट टू कंप्लीट देयर होमवर्क, सिविलियन ऑट टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। इस केस में मैं ऑट टू लगाऊंगा। तो ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑट टू लगाते हैं। विल की अगर मैं बात करूँ, विल का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस के लिए होता है, और विलिंगनेस के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूँगा, तो मैंने एक प्रॉमिस किया हूँ, ठीक है। वैसे, ठीक है, वैसे तो एक रूल आप मुझे याद आया है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ आई विल गो, और अगर मैं लिखता हूँ आई सेल गो, दोनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? कैन यू टेल मी प्लीज़, प्लीज़ कमेंट, पहला गलत है या सेकंड गलत है? तो इस केस में हमारा दोनों सही है। अब ऐसा क्यों है?
अब उसका एक छोटा सा रीज़न है। अगर मैं जनरल सेंस की मैं बात करूँ, जनरली क्या होता है, आई के साथ में और वी के साथ में फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ यू की, ही की, सी की, इट की, दे की, देम की, है ना, तो इन सब के लिए जनरल की बात कर रहा हूँ। तो जनरल में हम क्या यूज़ करते हैं, विल करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने आई विल गो और आई शैल गो दोनों को मैंने सही मार्क कर दिया हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ में प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, पनिशमेंट की, अगर हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट, ठीक है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक, या फिर कंपल्सन की बात हुआ, कंपल्सन मजबूरी, ठीक है, कंपल्सन की बात हो गई। तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ आई और वी की, तो उसके लिए विल लगेगा। ठीक है, मतलब जनरल केस में आई और वी के साथ में सेल लगता है, सही है। लेकिन अगर मैं प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, दृढ़ निश्चय कि मुझे वहाँ जाना ही है, कि मैं जाके ही रहूँगा, दैट्स वाई आई विल गो, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यू, ही, सी, इट, दे के साथ में, तो वो उस केस में उल्टा हो जाता है। उस केस में इसके साथ में हम यूज़ करेंगे सेल। यानी कि मुझे अगर यू, ही, सी, इट, दे इन सब के साथ में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, पनिशमेंट या कंपल्सन की अगर बात करनी हो, तो मैं विल यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा सेल। बस इतना सा लॉजिक है, उल्टा होता है दोनों। ठीक, आई और वी के साथ में सेल यूज़ होता है, यू, ही, सी, इट के, दे के लिए विल यूज़ होता है जनरल फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन उसी में अगर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, पनिशमेंट, कंपल्सन आ जाता है, तो सेल को हम यूज़ ना करके विल लिखते हैं और विल चेंज होके सेल हो जाता है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है इसलिए विल आया है। ठीक है। सी विल सक्सीड, तो ये जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है, मतलब सी विल सक्सीड, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। वुड की अगर मैं बात करूँ, तो वुड हमारा विल का जो पास्ट होता है वो हमारा वुड होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। ठीक है। हैबिट इन पास्ट, उसको शो करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वुड प्ले क्रिकेट डेली। ठीक। और कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का यूज़ जो है वो होता है। कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है। आई होप विल सेल का यूज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक, ठीक। देखो सेल सजेशंस के लिए होता है, प्रॉमिस के लिए होता है। ठीक है, मोस्टली ब्रिटिश में यूज़ करते हैं इसका प्रॉमिस के लिए, और फॉर्मल वे में इसका यूज़ होता है, सेल वी स्टार्ट द क्लास, इस तरह से हम बोलते हैं ना। चलो, थक गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते, तो ये लो मौसम्बी का जूस आपके लिए लेके आया हूँ, पी लो। ठीक है, मूविंग अहेड। ये था वो रूल, ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी के लिए, सेकंड थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जनरल केस में हम यूज़ करते हैं सेल, लेकिन अगर वहाँ हम प्रॉमिस की बात करें, ठीक है, वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन या कमांड की बात करें, तो उस केस में हम उल्टा कर देते हैं, विल को सेल, सेल को विल कर देते हैं। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे नेगेटिव रूल, मतलब मॉडल के बाद में सबसे पहली बात, मॉडल हमारा क्या होता है, हमने देख रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, सब चीज़ें हमारी मॉडल है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मॉडल के बाद नॉट लगता है, कैसे लगेगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं हम तो केवल हम लगाएंगे मॉडल के बाद में, जैसे कि ही कांट स्विम, यू शुड नॉट लाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मस्ट जो है, मस्ट के साथ में टू लगे, मस्ट के साथ में टू नहीं लगता। ठीक, ही मस्ट गो हो सकता है, ही कैन एबल टू डू दिस नहीं हो सकता। क्यों, कैन का मतलब क्या होता है, सकना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं उठा सकता हूँ, तो ये सकने को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है। तो एबल जो है वो भी एबिलिटी को बता रहा है,
दोनों सेम बता रहे हैं ना, ये भी वही मतलब है। या तो तुम कैन को रख लो या तो एबल को रख लो, दोनों को क्यों रख रहे हो? ठीक है, ये रीज़न है। सी एबल टू डू दिस हो सकता है या सी कैन डू दिस हो सकता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल, ठीक है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। मे आई कम इन सर होगा, फॉर्मल वे पूछ रहे हैं सर है तो, ठीक है। कैन कब रहता है? जब दोस्त रहता है तो, ठीक है, कैन हो सकता था। ही कुड रन फास्ट वेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तब की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी के लिए क्या लगेगा? कुड लगेगा। यू शुड हार्ड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, तो ये जनरल केस में चाहिए वाला सेंस है। इट माइट रेन होगा, ये कम पॉसिबिलिटी के लिए, मेट्रोलॉजिकल थिंग्स के लिए भी माइट का हम यूज़ कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, तो माइट यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, इट माइट रेन टुडे मतलब कम पॉसिबिलिटी, कम संभावना। ठीक, चलिए अब आते हैं एडवांस वर्ब पे। वर्ब तो हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव, हमने पढ़ा है इंट्रांजिटिव, अब पढ़ते हैं वर्ब एडवांस। एडवांस वर्ब की मैं बात करूँ तो फर्दर और क्लासिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आएगी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक, हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ रखा था। ठीक है, नाउन से ये पढ़ते आ रहे हैं। इट शोज टेंसेस, और ये जो है ये फाइनाइट वर्ब जो है टेंस को बताता है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, राम है, तो राम के साथ में इज आ सकता है। अगर वो हमारा प्रेजेंट में है तो वो टाइम को भी बताता है, अगर वो पास्ट में है तो वाज आ सकता है। ठीक, इट कंप्लीट द सेंटेंस, और ये जो है सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक, वही अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो ये चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है तो वर्ब यहाँ पे चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इट डज नॉट शो टेंस, और ये टेंस को भी शो नहीं करता है। इट कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस अलोन, और ये अकेला सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं कर सकता है। ठीक, अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 नॉन फाइनाइट देखने को मिल जाएगा, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव वो वर्ड होते हैं जो टू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टू थिंक, टू डू, है ना, इस तरह से जो चीज़ें हैं टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कह सकते हैं बेस फॉर्म लगता है। जेरंड वो होता है जो हमारा जो नाउन है वो अगर आईएनजी फॉर्म में आएगा तो उसको हम जेरंड कहते हैं। और वही बात करूँ पार्टिसिपल की तो हमारा ब्रोकन, ठीक है, जैसे जिस तरह से हम बोलते हैं ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। ठीक है, ब्रोकन हो गया, ठीक है, ड्रंकन हो गया, ये सब चीज़ें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। अब ये भी अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे और अच्छे से। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब का फीचर्स क्या होता है। इसका फीचर्स होता है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और टेंस बताता है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। पर्सन या नंबर के हिसाब से बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि राम इज प्लेइंग अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे इज जो है टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। वही अगर मैं वाज लिखता तो ये पास्ट का हो जाता। अगर यहाँ पे मैं दे लिखता, दे, तो दे के साथ में आर आता। ठीक है, और वही अगर वो प्लूरल है और पास्ट में है तो वर आता। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये सब बेसिक चीज़ें ही है। तो जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ रखा है वो हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, सी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। सी इज रीडिंग प्रेजेंट में है एंड कंटिन्यूएशन में, दे वेंट होम। ठीक, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जिसमें टू लगता है, जैसे कि आई वांट टू लर्न, तो ये टू लर्न जो है सेंटेंस है, स्विमिंग, ये हमारा जेरेंड है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन माय फ्रेंड इज, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पे ये हमारा
प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज किए हमने। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब को हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि हम इजीली फाइनाइट वर्ब को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारी बी, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब भी सारी आती है, वो हमारा फाइनेटिव वर्ब है। अब आते हैं नॉन फाइनेटिव पे। तो नॉन फाइनेटिव का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करूँ, नॉन फाइनेटिव में तीन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है एंड हमारा पार्टिसिपल है। तो इन्फिनेटिव ये पहला है, इसको देखते हैं। इसमें हमारा टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि बेस फॉर्म लगती है। जैसे कि टू रीड, ही वांट टू रीड, ही वांट टू प्ले, ही वांट टू राइट। तो जो टू से स्टार्ट होते हैं, टू, ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऐसे कह सकते हैं। तो वो हमारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। जिसमें टू लगा है, जैसे यहाँ पे टू लर्न, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, मूविंग एट, जिरन की अगर मैं बात करूँ, देखो जिरन क्या होता है। जिरन हमारा नथिंग, बस वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है, और वो किस प्लेस पे होता है, नाउन की प्लेस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो देखो स्विमिंग हमारा क्या है, एक्चुअल में सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। सब्जेक्ट की प्लेस पे दो ही चीज़ आ सकती है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज किसी चीज़ का नाम है, तो ये एक्सरसाइज है, नाउन है। और नाउ यहाँ पे देखो स्विमिंग भी किसी चीज़ का नाम है, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। लेकिन इसमें क्या है, नाउन हमारा वर्ब है, लेकिन उसमें आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, आईएनजी, तो ये हमारा जेरंड हो गया। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग इन द गार्डन इज गुड हैबिट। ये सब इस तरह से जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब में, ध्यान दो, वर्ब में लगता है आईएनजी, उस सेंटेंस को हम कहते हैं जेरंड। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगता है, और एक और शर्त कि ये जो वर्ब है किसकी प्लेस पे आनी चाहिए, नाउन की प्लेस पे आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नाउन की प्लेस पे नहीं है और तुम उसको बोल रहे हो जेरंड है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्लेस पे रहना चाहिए ऑब्जेक्ट के, यानी कि नाउन की प्लेस पे वो आना चाहिए। ठीक, हम इसी तरह से तो बोलते हैं स्मोकिंग किल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट में क्या हमारा नाउन है और उसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। दैट्स मीन वर्ब इज एक्टिंग एज नाउन, मतलब वो वर्ब जो है एक्ट कर रहा है एज अ नाउन की तरह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल पे आते हैं। पार्टिसिपल देखो, अब यहाँ पे पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था वर्ब में एनजी लगती तो वो क्या होता है, लास्ट भी देखा क्या होता है, जिरन होता है। लेकिन कब होता है, जिरन कब होता है, जब वो हमारा नाउन की प्लेस पे हो। ठीक है, नाउन हो हमारा, नाउन की प्लेस पे वर्ब में आईएनजी लगता है तब हो। लेकिन अगर वर्ब की प्लेस पे वर्ब में आईएनजी हो लेकिन नाउन की प्लेस पे ना हो, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास में एक एग्जांपल देखा था, ये द बॉय। तो यहाँ पे देखो द बॉय में, द बॉय हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। इस केस में बॉय किसी का नाम है, बॉय, तो वो नाउन है। ठीक, अब यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब हमारी कौन सी है, वर्ब हमारी प्ले है, और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, मूविंग अहेड। ठीक है, तो वर्ब में आईएनजी जो लगती है और वो नाउन की प्लेस पे नहीं हो, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में या तो ईडी लगेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे ब्रोकन हार्ट, ठीक है, या तो ईडी लगेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के।
देखो, अब अगर मैं कोई भी वर्ब की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गो लिखा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बेस फॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब वर्ब हमेशा प्लूरल में रहती है और इसी को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं कि पहले इस फॉर्म में रहती है, और उसको अगर मुझे वर्ब टू यानी कि सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा तो ये हमारा वेंट हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी गो की गोन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डू की अगर मैं बात करूँ तो डिड रहेगा हमारा पास्ट में, जिसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी डन। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईट की, ईट होगा, एट होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा ईटन। सिमिलरली राइट, रोट एंड रिटन। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, कभी फर्स्ट में अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, लेकिन कई कई वर्ब जो ऐसी रहती है जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सिमिलर रहता है, और किसी का तो तीनों फॉर्म सिमिलर रहती है, ठीक है। जैसे कि टेलीकास्ट की अगर मैं बात करूँ, टेलीकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो उसकी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब सेम ही रहेगी, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ठीक। अब पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें यूज होता है हैव अगर वो प्लूरल है तो, हैज लगता है अगर वो सिंगुलर है तो, और या फिर हैड लगता है अगर वो पास्ट में हो तो, ठीक है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, शी हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, दे हैड गॉन होम। तो ये सब जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। अब कहाँ पे आप बोलोगे कौन सा हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये देखो यहाँ पे कंप्लीटेड जो मैंने बोला हूँ ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, रिटर्न, ठीक है, ये भी है, और हैड गॉन तो ये भी हमारा पार्टिसिपल है, ठीक। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसका यूज जनरली पैसिव वॉइस में भी होता है, ठीक है, और क्वालिटी बताने के लिए भी होता है, ठीक। ठीक है, चलिए अब आते हैं टेंसेस पे आते हैं। वर्ब में टेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मैं सिंपल टेंसेस की बात करूँ, सिंपल टेंस इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है और बस उसको सिंपली मेंशन कर दिया है। किसको मेंशन किया? एक्शन को, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस की बात करो तो एक्शन स्टिल ऑनगोइंग, ठीक है, और काम कैसा है हमारा, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इनकम्प्लीट है। परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो एक्शन इज फिनिश्ड, परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड है ऑलरेडी, ठीक है। परफेक्ट मतलब अपना काम परफेक्ट है, मतलब कंप्लीट है, ध्यान रखने से परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब एक्शन ऑनगोइंग फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। परफेक्ट पास्ट को शो करता है, कंटिन्यूसन मतलब अभी भी ऑनगोइंग है, ठीक। आते हैं वैसे तो हमने प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। वैसे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, टेंस में, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें जो होती है जो सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है जो कि स्टार्ट में शुरू होता है, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, ही, सी, ईट, नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है,
एस या एस लगता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम जनरली हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लीज़ नोट करो इसको। हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, बस ऐसा देख लो एक बार, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इसका यूज़ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है फ्यूचर इवेंट जो कि फिक्स है, जैसे कि हम जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, जैसे कि पीएम कम्स टू टाउन नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात है, लेकिन उसको किस में ऐड कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में। तो न्यूज़ में जो लैंग्वेज होती है वो ये वाली होती है सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। द इंडियन टीम गोज टू इंग्लैंड दिस मंथ, तो इस मंथ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर की इवेंट बता रहा है, लेकिन फिक्स इवेंट है, वो सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्वोटेशन को इंट्रोड्यूस करना है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस किस का यूज़ करेंगे, जो कि एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि आई एम स्टडिंग इन द क्लास, मतलब वो अभी की बात करेगा, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन या प्रोसेस की हम बात करेंगे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हम क्या रेगुलर वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं, हो सकता है वो प्रोजेक्ट को मैं 2 महीने में कंप्लीट करूँ, 3 महीने में कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो लेकिन हम उसको किस तरह से बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलेंगे कि आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक। फ्यूचर एक्शन या डिफाइंड अरेंजमेंट में कि कोई बात है, फ्यूचर एक्शन है या डिफाइंड अरेंजमेंट है, जैसे कि वो मुंबई जाने का प्लान बना चुका है और वो जाएगा कल, तो वो उसको भी हमने क्या लिखा है, हमने प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मुंबई। ऑब्स्टिनेट की अगर मैं बात करूँ, कोई जिद वाली बात है या हैबिट वाली बात है, तो उसको भी हम किस में शो करते हैं, प्रेजेंट में शो करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक। अब ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। वर्ब विथ नो कंटिन्यूअस फॉर्म, सम वर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। अब ये जो है ये हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और हम सब जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, मतलब आईएनजी नहीं लगता है। जब आईएनजी लगता ही नहीं है तो इसमें भी ये लगाने की जरूरत क्या है, एनजी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि कुछ वर्ब होती है जो स्टेटिव भी होती है और डायनेमिक भी होती है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से इसका यूज हो रहा है, गॉट इट। तो ऐसे जो सेंटेंस है, जो ऐसे जो वर्ब है, जैसे इमोशन, अपीयरेंस, परसेप्शन, पोजीशन, थिंकिंग, तो ये सब हमारे जो है स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और इसके साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म होता है हैज़, हैव या वर्ब के थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान देना, अगर जो कहीं भी परफेक्ट फॉर्म लग रहा है तो हमेशा ध्यान लोगो, जब भी परफेक्ट फॉर्म लगे, परफेक्ट लिखा रहे सेंटेंस में, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना पक्का ही पक्का है। इसलिए परफेक्ट जहाँ भी आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। प्रेजेंट है इसलिए सिंगुलर के लिए हैज़ आएगा, प्लूरल के लिए हैव आएगा, ठीक है। अब ये यूज़ होती है कंप्लीट एक्टिविटी के लिए जो कि इमीडिएटली पास्ट हुई है, मतलब अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, जैसे कि ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, मतलब वो अभी अभी गया है, इमीडिएटली गया है। पास्ट कैसा हो गया हमारा, इमीडिएटली वाला पास्ट हो गया, ठीक है। अब इसका एक रूल है, यूज़ दिस व्हेन टाइम इज़ नॉट डिफाइंड, जब हमारे पास टाइम डिफाइन नहीं रहता, ठीक है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये दिया है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में, जैसे कि ही हैज़ कम हेयर, तो टाइम यहाँ पे दिया नहीं है कि वो यस्टरडे आया, लास्ट ईयर आया, हमें बस इतना मालूम है कि वो यहाँ पे आया है, तो टाइम हमें यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ कम हेयर, वो यहाँ पे आया है, ठीक। ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे लिखेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा और यहाँ पे कम नहीं आएगा, केम हो जाएगा, ठीक है। अगर यस्टरडे यहाँ पे आएगा तो ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही केम हेयर यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम को मेंशन कर रहा है। अगर ये दिया है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट क्या है हमारा, है ही केम हेयर यस्टरडे, कम हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक, ही केम हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट,
सो फार, एवर, लेटली। तो ये सब हमारे कीवर्ड है। अगर ये सब हाल में आए होंगे, ठीक है, तो ये सब हमको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, टाइम, टाइम को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग अहेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव और बीन। अब ध्यान रखना देना यहाँ पे, बीन के साथ में हमेशा एनजी फॉर्म आती है, ठीक। परफेक्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे इसका यूज़ कब करते हैं हम, जब एक्शन शुरू होता है पास्ट में और स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। अब 8 o'clock कब लगता है और 4 o'clock किसी सेंटेंस में आप देखा होगा, किसी सेंटेंस में फॉर अ मंथ या फॉर इस तरह से लिखा आता है। जैसे कि ही हैज़ बिन लिविंग फॉर 2 years। अगर मैं बोलूँ ही हैज़ बिन लिविंग, ठीक है, लिविंग हेयर फॉर 2 years, तो मैं यहाँ पे सिंस लगा रहा हूँ, यहाँ फॉर लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक। मतलब पहले तो ये आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमारा कोई काम स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से और अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। परफेक्ट मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट मतलब पास्ट से चल के प्रेजेंट में भी हो रहा है। प्रेजेंट तक आया, उसके बाद भी देखा कंटिन्यूस है, मतलब उसको चालू तो पास्ट में किया, प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, मतलब वो 8 बजे से चालू किया उसने बजाना और अभी प्रेजेंट हो गया और अभी भी वो बजा रहा है, ठीक है। कुल मिला के सेंटेंस का मतलब यही है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था ही हैज़ बिन लिविंग फॉर 2 years, तो यहाँ पे सिंस क्यों है, यहाँ फॉर क्यों है, तो उसका भी एक डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, 8 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, एक सप्ताह से, एक वीक से, तो ये हमारा सीन्स तब उस केस में लगता है। लेकिन 4 कब लगता है, जब ड्यूरेशन की बात हो कि भैया उसको रहते 2 साल बीत गए, है ना, मतलब 2 साल एक ड्यूरेशन हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। मूविंग अहेड, सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं हम, तो इसका यूज़ होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें लगता है, ठीक। और एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि इसने ऐसा कुछ किया, ही डिड दिस यस्टरडे, तो डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म ही तो है ना। ट्रेन डिडंट अराइव ऑन टाइम, तो ट्रेन नहीं आई तो डिड नॉट लगा दिया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफनली, सेल्डम, नेवर, यूज्ड टू आदि होना, है ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एज अ किड आई ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन द फूड, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, ऑफन यूज़ किया, तो ऑफन क्या हमारे ये पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं। सेल्डम, नेवर, ये किसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कभी कभार जा रहा है या रोज़ जा रहा है या ऑफन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है कि वो काम वो कब कर रहा है, कभी कभी कर रहा है। सेल्डम मतलब ना के बराबर कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। ऑलवेज की अगर मैं बात करूँ, ऑलवेज भी हमारा हैबिट को बताता है, ठीक है। जैसे ही ऑलवेज कैरिड अ स्टिक, वो हमेशा अपने साथ में एक स्टिक रखता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है, किसी भी गुस्सा आता है तो स्टिक निकालता है और उसको मारता है ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो हम ये क्या देख रहे हैं एक्चुअल में, हम देख रहे हैं वर्ब अलग अलग सेंस उसका निकलता है, लेकिन लिखे जाते हैं अलग अलग टेंस में। हम फ्यूचर की बात करेंगे लेकिन लिखते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। सेम हम फ्यूचर की बात करेंगे, लिखेंगे हम पास्ट में, ठीक है। तो यही तो रूल है, तो यही रूल हमें पता रहना चाहिए। अब एक स्पेशल फ्रेज है आफ्टर इट इज़ टाइम, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम की बात करें, ठीक है, हाई टाइम, इट्स टाइम टू की बात करें, तो मतलब जिस जो भी एंड हो रहा है टाइम के साथ में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्चुअल में पास्ट का है, ठीक है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कैसे, इट इज़ टाइम द इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्टेड विनिंग मैचेस, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक। चलिए, द सिंस कंजक्शन रूल, सिंस कब लगता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और हमारा सिंस क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और फॉर ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला है मे थिंग्स हैव हैपेंड, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मतलब जब से मैंने छोड़ा हूँ, तो एक टाइम के ड्यूरेशन है ना,
एक सेकेंड। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट, तो यहाँ पे आई हैव नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या आएगा, थिंग्स, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट। तो जब भी हम सिंस यूज़ करते हैं बीच में कहीं पे जो कि कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को, अब बोलोगे सर अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज नथिंग बट द पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। अब मैंने यहाँ अगर बात करूँ, देखो मैनी थिंग्स सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, हैपेंड, सिंस लग गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ रहा है कौन? सिंस, बट, एंड, ये सब क्या जोड़ते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर होता है उसी को हम बोलते हैं क्लॉज। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब ऐसा होता है उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट वाली चीज़ पहले आएगी और सिंपल पास्ट वाली चीज़ बाद में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, मतलब हैव लग गया, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम थोड़ी होगा, यहाँ सिंपल पास्ट बोला है ना उसने, इसलिए यहाँ पे मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव आएगा, सिंस आई लेफ्ट द स्कूल होगा, ठीक। ये भी रूल है, प्लीज़ नोट डाउन करो। मूविंग अहेड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें अगर हम, वाज वर आता है पास्ट में, कंटिन्यूस की अगर बात करें तो आईएनजी लगता है, ठीक। अगर एक्शन गोइंग हो रहा है, जैसे कि आई वाज प्लेइंग, ठीक है, आई वाज स्टडिंग, तो हम आईएनजी लगाते हैं और वाज लगाते हैं, सिंगुलर है तो वर लगता है, प्लूरल है तो, ठीक। अगर हम परसिस्टेंस हैबिट की बात करें तो आई वाज ऑलवेज, ऑलवेज में बताता है हैबिचुअल एक्शन को बताता है, ठीक है, ऑलवेज वगैरह, तो हम कुछ कीवर्ड्स जो है वो लगा देंगे, ठीक। आई वाज ऑलवेज मूचिंग अराउंड, इस तरह से, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें अगर हम, जो कि डबल एक्शन को बताते हैं। अब कई बार ना क्या होता है कि डबल एक्शन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मतलब डॉक्टर आने के पहले पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसमें क्या हो गया, डबल एक्शन हो गया कि डॉक्टर आने से पहले डॉक्टर का आना, एक एक्शन का डॉक्टर आया, दूसरे एक्शन में वो आया तो पेशेंट मर गया, तो यहाँ पे दो एक्शन हुए। तो पहला एक्शन तो ये है जो कि पास्ट में था कि मर गया था, और उसका भी पास्ट, ये वाला पास्ट हो गया। तो जो पास्ट का पास्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक, और उसके लिए लगाते हैं हम हेड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एक्शन को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड में लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और सेकंड का जो एक्शन रहेगा वो रहेगा सिंपल पास्ट में। मतलब ये जो सेकंड वाला एक्शन हुआ है, जो पहले एक्शन हुआ है वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जो पहले एक्शन हो चुका है वो पास्ट का पास्ट है, इसलिए वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो सेकंड में एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और यही हमारा एक रूल है, और प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो, ठीक। जैसे कि आई हैड गॉन टू मुंबई व्हेन ही केम टू मीट मी, केम आया, कम आया कि नहीं, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखो हेड, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। गो वेंट कौन, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं सेम यहाँ पे ऐसा बोल दूँ, क्या बोलूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पेशेंट हेड लिखा, ठीक, और डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर डॉक्टर अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एक्शन का वो मैंने पास्ट परफेक्ट में लिखा हूँ इतना पूरा, और ये जो मैंने लिखा हूँ ये सब क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक। और यही रूल है। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूँ तो एक कोई एक्शन जो है स्टार्ट होता है पास्ट में और कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, टू द सर्टेन टाइम इन पास्ट, कब तक हो रहा है, किसी पास्ट के टाइम तक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो बोले कि फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन हीज फ्रेंड कम, तो ये सब बातें कब की है, वो पास्ट की है, और पूरा सेंटेंस कैसा है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हो रही थी, मतलब इसका मतलब मैं अगर हिंदी में बताऊँ क्या होगा कि वो पढ़ रहा था जब 2 घंटे तक उसने पढ़ा जब उसका फ्रेंड उससे मिलने आया था। तो ये सब पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, ना ही ये प्रेजेंट में आया ना ही ये फ्यूचर में आएगा, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट से चीज़ें स्टार्ट हुई, पास्ट में थी और पास्ट में ही चल रही थी, ठीक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तो हम बाद में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अच्छे से इसको छोड़ दो। अभी फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस जो है हमारा, सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करूँ तो सेल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन करो सिंपल फ्यूचर में।
और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, जिसमें एक्शन जो है वो बता रहा है सम टाइम इन द फ्यूचर, जैसे कि आई सेल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21, जो है मैं कमाने लगूंगा, ठीक है, जब मैं 21 का हो जाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये कुछ टेंसेस में भी वर्ब का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें अगर हम, तो फ्यूचर परफेक्ट देखो जहाँ भी परफेक्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की काम हो चुका था, जैसे कि आई सेल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल में इसको भी हाईलाइटेड रहना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक्शन इज प्रोग्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जैसे कि कोई एक्शन है वो प्रोग्रेस हो रहा है, पास्ट में चालू हुआ और किसी पीरियड तक वो काम चालू रहा, जैसे कि तेंदुलकर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 20 ईयर्स व्हेन ही टर्न 35, मतलब वो पास्ट से चालू हुआ, किसी पीरियड ऑफ टाइम में आया और फ्यूचर में गया, जैसे कि वो अभी भी खेलेगा, विल हैव बीन प्लेइंग 20 साल से वो खेल रहा होगा, व्हेन ही टर्न 35 जब वो 35 का हो जाएगा तब, ठीक। तो इस तरह से टेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैंने बता चुका हूँ, नाउन में हमने इसको पढ़ रखा है, ठीक है, सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है, एदर नेदर के रूल भी हमने पढ़ चुके हैं, एदर और नेदर नोर, ठीक, सब आपका कंप्लीट है।